जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और सभी की तैयारी, पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार और लाजवाब चली हुई है। आशा है आप सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपने सिलेबस को। हालांकि आप में से अधिकतम साथी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले होंगे, और आप सभी को पता है कि यार ग्रुप डी का ना एग्ज़ाम आ चुका है। और खैर, आप सभी बेशक इसको ये कह सकते हैं कि हमला अचानक से हुआ या एकदम से एग्ज़ाम डेट आई है, जबकि अगर हम देखें तो ये एग्ज़ाम के फॉर्म आए थे 8 से 10 महीने पहले। और मैं तो हमेशा एक बात ये कहता ही हूँ कि भाई आपको ना अपनी तैयारी को हर पल स्ट्रांग बनाकर रखना है। कब एग्ज़ाम आ जाए, कब क्या आ जाए, हाँ, आपकी तैयारी अच्छी बन गई एक बार, फिर ठीक है, आप एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार मत कीजिए, आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। लेकिन ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी मैं तब तैयारी करूँगा, क्योंकि तब नहीं पता लगेगा कि कितने दिन इस एग्ज़ाम में लगने वाले हैं। खैर, अब आप सभी मैराथन्स करिए, अच्छे से अटेंड करिए। और मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, आप उसमें बताइए कैसी रहेगी। मैं देखता हूँ कि ग्रुप डी में ना सबसे बड़ा जो फोबिया होता है, सबसे बड़ा जो हुआ होता है फिजिक्स में, वो न्यूमेरिकल्स का होता है। और न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि सारे ही तोप आते हैं, सारे ही मुश्किल आते हैं। तो मैं एक छोटी सी सीरीज चलाने की सोच रहा हूँ आपके एग्ज़ाम तक, जिसमें हम लगभग 20 से 25 मिनट में एक से दो टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, स्पेशली न्यूमेरिकल्स को लेकर। बाकी आप लोग बताइए कि कैसी रहेगी ये सीरीज। अच्छा, ना उसको नहीं चलाना चाहिए, इसके पीछे मेरी सोच ये है कि ऐसा ना हो अब लास्ट टाइम में आप ये सोचें कि यार भैया अब तो बस बहुत कम समय बचा है, अब तो जितना पढ़ लिया बस उतना रिवाइज करने दो। या अगर आप ये सोचें कि नहीं, अगर आप ये कहो कि यार इससे ना एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ही आएगा, और न्यूमेरिकल आएगा और आप देखते ही सही कर दोगे उसे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में, तो फिर ये है कि हाँ ठीक है, करवा दो। बाकी आप सब लोग बताइए कि कैसी रहेगी वो सीरीज़। चलिए, और फिर हम शुरू कर देते हैं आपकी आज की कहानी को। उम्मीद है कल की जो पूरी कहानी थी उसको आप बड़े अच्छे से आप रिवाइज करके आएंगे। अच्छा, सीरीज चला दीजिए, सीरीज चला दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा यूट्यूब पर। अधिकतम साथियों के पॉजिटिव हैं कि ठीक है उस सीरीज़ को चला दीजिए। अधिकतम क्या, सारे के सारे साथी हैं। ये चला दो, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। फिर तो ठीक है, उसके लिए मैं कल आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कब से हम उसको शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, अभी आते हैं लौट कर अपनी बात पर। और साथियों, हम कल हमने ये देखा कि वस्तु को अगर अलग अलग स्थितियों में रखा जाए, अलग अलग पोजीशंस में रखा जाए, अवतल दर्पण के सामने, एक कॉनकेव मिरर के सामने, तो इमेज कैसी बनती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये कल हमने बड़े अच्छे से सीखा। आज वही चीज हम कवर करेंगे उत्तल दर्पण के लिए, वही चीज हम सेम कवर करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो आज की हेडिंग आपकी रहेगी, मेन हेडिंग तो कल की डली ही हुई है, और हेडिंग थी कल की कि दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। उसमें हमने पहली डाली थी अवतल दर्पण, और आज हम देख लेते हैं किसके द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो, अब देखो फिर से वही बात है कि फिर से उत्तल दर्पण में वस्तु को अलग अलग रखो, और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसके जो गुण हैं प्रतिबिंब के, इमेज के, वो अलग अलग आएंगे। तो कल टोटल कितने गुण थे? एक केस के 4 गुण थे, और टोटल कितने केस थे? 6। तो चारों के 6 केस के 4 गुण के हिसाब से कितने हो गए? 24 प्रॉपर्टीज हो गई, 24 गुण हो गए। तो क्या ऐसे ही हमें आज उत्तल के 24 गुण पढ़ने हैं? नहीं, उत्तल के 24 नहीं पढ़ने होते हैं। क्यों नहीं पढ़ने होते हैं? देखो, इसलिए नहीं पढ़ने होते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ना उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में, वस्तु को चाहे जहां रखो, कहीं भी रख लो इसमें, चाहे आप पोल और फोकस के बीच में रखो, चाहे आप फोकस पे रखो, या फोकस के पीछे रखो, या आप सी पर रखो, या सी के पीछे रखो, या सी से पीछे कहीं बहुत दूर इनफाइनाइट पे रखो, आप इसको कहीं भी रख दो, ये हमेशा हमेशा और हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये यहां से आगे आभासी बनाएगा, वहां से पीछे वास्तविक बनाएगा, नहीं, ये हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि चाहे उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं भी रखो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा आभासी, यानी कि ऑलवेज वर्चुअल।
अब ये 6 बात कवर हो गई है ना। या तो हम ऐसा करते कि इसको अलग अलग पढ़ें कि भैया फोकस से आगे है तो कैसा बनेगा, आभासी, फोकस पर आभासी, फोकस से पीछे आभासी, सी पर आभासी, सी के पीछे आभासी, सी से बहुत पीछे आभासी। यह तरीका शॉर्ट में ये है, आप ये याद करोगे ना यार, हमेशा आभासी बनता है, खत्म कहानी। और भैया हमेशा आभासी है तो हमेशा सीधा भी होगा। हाँ जी हाँ, हमको समझ आता। अगर ये हमेशा आभासी बनता तो ये हमेशा ही सीधा होता, ये भी आपको याद रखना पड़ता। अब देखो इस बात का प्रमाण क्या है। आप कहोगे यार भैया ऐसे कैसे कह सकते हो तुम। देखो मैं अभी अभी आपको उत्तल दर्पण से दिखाई देता हूं ना। अच्छा उत्तल दर्पण वहां है दूसरे स्टूडियो में, आज दूसरे स्टूडियो में क्लास है। चलो मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूं। पता है उत्तल दर्पण कहाँ लगता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ लगता है। भैया वहां से मिरर ले आना। ये लगा होता है, हाँ ये लगा होता है, जो ड्राइवर होता है ना कार का या बाइक का, उसके सामने जो दर्पण होता है। हालांकि हम तो हवाबाजी में जो हमारी बाइक का मिरर है उसको ये मानते हैं कि ये चेहरा देखने के लिए है और उसे अपने चेहरे पे सेट करके रखते हैं। कई बार जैसे मैं किसी दोस्त वगैरह की बाइक ले जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसमें जो दोनों मिरर है ना वो चेहरे पे सेट हैं। अरे भाई वो चेहरा देखने के लिए नहीं है यार, वो पीछे के रोड को देखने के लिए हैं, पीछे की सड़कों को देखने के लिए हैं। तो दोस्त हमें क्या करना होता है कि वो मिरर आप ये देखो, वो दर्पण आप ये देखो कि क्या ऐसा है कि मान लो आपकी बाइक यहाँ है और ट्रक बहुत पीछे है सड़क पे, तो वो उसका बड़ा प्रतिबिंब बना रहा हो और उल्टा बना रहा हो, और जब ट्रक नज़दीक आ गया तो उसका छोटा प्रतिबिंब बना देगा और सीधा बना देगा। अरे नहीं यार, आप उस दर्पण में देखो कई सारे वाहन एक साथ दिख जाते हैं, इसका मतलब वाहनों के छोटे छोटे प्रतिबिंब हैं सारे। अरे जितना बड़ा वाहन उसमें टिचकू सा दिख रहा है, इतना बड़ा है क्या वाहन? अरे नहीं भाई, वाहन तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो वाहन चाहे कहीं भी हो, चाहे दर्पण के नज़दीक हो चाहे दर्पण के दूर हो, वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सॉरी। लेकिन अगर उसकी जगह तुम अवतल लगा दोगे ना, कॉनकेव लगा दोगे, तो दूर होगा तो छोटा बनाएगा, नज़दीक आ जाएगा तो बड़ा बन जाएगा। अब इसमें तुम देख भी सकते हो, देखो ना, ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, बाहर निकला हुआ दर्पण है, उत्तल सॉरी कॉन्वेक्स, और इसमें देखो ना कि जो एलईडी लगी है ना वो पूरी आ रही है। इसका मतलब क्या है यार, इतने से दर्पण में एलईडी आ रही है, एलईडी इतनी बड़ी थोड़ी है, एलईडी तो बहुत बड़ी है। और पता है ये ना, ये अब देखो अगर मैं पीछे ले जाऊंगा ना तो छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा, बड़ा तो उसको कर नहीं देगा, और सीधा ही रहेगा, वो उल्टा भी नहीं होगा। बोलो यस और नो। तो वो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा ही छोटा बनाता है। अच्छा, क्या इसमें यह कहोगे कि ज्यादा छोटा या कम छोटा? हाँ कहोगे, लेकिन अभी पहले ये समझते हैं कि छोटा बना सकता है, इसकी ताकत नहीं कि ये बड़ा बना देगा। तो हमेशा आभासी, हमेशा सीधा, और आप याद रखोगे कि भैया जी ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ये ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ऑलवेज डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, अब देखो ये कैसे बनाता है। चलो मैं आपको इसका एक रे डायग्राम भी बना के दिखा देता हूं। देखो होता क्या है कि इसमें आप किसी भी वस्तु को रखो तो साथ ही क्या होगा कि भाई ये दर्पण से जब मान लो एक वस्तु ऐसे निकलेगी तो ये तो उसको डाइवर्ज कर देगा। भाई अगर ये अवतल दर्पण होता तो किरण ऐसे आती, फोकस से होके जाती, लेकिन ये तो किरणों को फैला देता है ना, तो इससे टकरा के तो ऐसे चली जाएगी किरण। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो किरण एक तो हो गई आपकी कि भाई ये जो है इस तरह जाएगी, अब ये जा कहाँ से रही होगी? तो हमने ये देखा था कि अगर हम इसको पीछे खींचे ना तो ये कहाँ से जा रही होगी? ये फोकस से ही जा रही होगी, यानी कि इसका फोकस यहाँ है। अब तुम ये मत कहना कि इसका फोकस यहाँ है या यहाँ है, दोनों जगह इसका फोकस हो सकता है, लेकिन ये रियल फोकस है, ये आभासी फोकस है, ये वर्चुअल फोकस है, बस यहाँ हो रहा है। ठीक है, दूरी सेम है, इतनी इसकी होगी इतनी ही इसकी होगी। अब देखो दोस्त, जो किरण सी से जा रही होगी वो कहाँ से जाएगी? वो सी से ही जाएगी। मतलब आप ऐसे देखो कि ये आपको पॉइंट समझ में आया कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो कहाँ से टकरा के जाएगी? फोकस से। अच्छा जाएगी नहीं, वो बस हमें जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसा तो नहीं है कि वो किरण जा रही होगी। अब कोई किरण अगर यहां से निकले, एक सेकंड रुको, और वो कहां से जा रही हो? सी से जा रही हो, या एक सेकंड रुको, हाँ हाँ हाँ,
अच्छा चलो इसमें ऐसे मान लो तुम, क्योंकि अगर रे डायग्राम के चक्कर में पड़ोगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो पता है इसमें डायग्राम हमेशा कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनती है, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। मान लो इमेज इसकी यहाँ बन गई, ठीक है, तो आप खुद देख लो कि जितनी बड़ी वस्तु है उससे ये छोटी ही है। अच्छा अब सुनो, मैं आपसे ये पूछता हूं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सुनते रहो ध्यान से। नहीं, यहाँ F1 F2 नहीं होते, F1 और F2 होते हैं आपके लेंस में, यहाँ F1 F2 नहीं है, यहाँ सिर्फ F है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो ये वस्तु यहां अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तुम कहोगे यार भैया यहां रखी है ना, तो फोकस पे बनेगा। अब वो फोकस पे कैसे बनेगा, देखो, अगर तुम वस्तु को पीछे लाओगे यहां, तो ये प्रतिबिंब क्या है, पीछे होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा और पीछे होता चला जाएगा। तुम जैसे जैसे यहां से वस्तु को हटाओगे तो ये इमेज भी क्या होती चली जाएगी, छोटी होती हुई चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी और पीछे होती चली जाएगी। और अंततः जब तुम अनंत पर पहुंच जाओगे, जब तुम अनंत पर पहुंच जाओगे तो ये इमेज कहां पहुंच जाती है, ये इमेज इतनी छोटी हो जाती है बिल्कुल बिंदु के आकार की, और कहां पहुंच जाती है, फोकस पर पहुंच जाती है। तो देखो आप ये कहोगे कि जब वस्तु को आप चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां, तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। मान लो पहले इतना छोटा, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, फिर इतना छोटा, और जब वस्तु अनंत पर पहुंच गई, इनफाइनाइट पर पहुंच गई, तो प्रतिबिंब फोकस पर बना लेकिन वो बहुत छोटा हो गया। तो वैसे तो छोटा कह सकते हो आप कि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है, लेकिन अगर कहे कि वस्तु जो है अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। फिर आप कहोगे कि ये कैसा बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा। तो हमेशा छोटा, और आप लिखोगे बहुत छोटा, यानी कि वेरी डिमिनिस्ड। कहां, जब वस्तु कहां पर रखी है, अनंत पर रखी है। बाकी सभी केसेस के लिए सिर्फ आप छोटा कहते चले जाओ। जरा बताओ कि हाँ जी ये बात मुझे समझ में आ गई है। थैंक यू भाई, थैंक यू ज्योति, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। हाँ बिल्कुल हो जाएगा प्रिंस भाई, बाइक में लगा होता है, वेरी गुड। नहीं लवी, कोई बफरिंग नहीं है, आपके यहाँ से नेटवर्क एक बार आप चेक कर लीजिए। वस्तु का साइज कितना होगा, वस्तु का साइज तो कुछ भी हो सकता है भाई, वस्तु तो कितनी बड़ी भी खड़ी हो जाए दर्पण के सामने, हमारे हाथ में वस्तु का साइज कंट्रोल करना नहीं है। अब देखो, अब आप यहाँ स्थिति में गड़बड़ मत कर देना, पोजीशन में गड़बड़ मत कर देना। अगर मैं आपसे पूछूं पोजीशन क्या है, तो पोजीशन कहोगे आप कहोगे दर्पण के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर। अच्छा ये किसके जैसी लग रही है आपको, क्या ये अवतल दर्पण के पहले केस जैसी नहीं लग रही है, बिल्कुल लग रही है। इसमें बस ये मत कह देना कि जब वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, क्योंकि यहां प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है, इसके सारे प्रतिबिंब उधर बन रहे हैं। एक चीज और याद रखना, देखिए अगर प्रतिबिंब इधर बनते हैं ना, किसी भी दर्पण में दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनते हैं तो वो वर्चुअल होते हैं, और अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं तो वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, यानी कि रियल होते हैं। मतलब पता है क्या बात है, सिंपल सी बात है यार। मैं कह रहा हूं मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, ये दर्पण है, मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, जिधर मैं खड़ा हूं मेरा प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है, तो ये कैसा है, रियल है, वास्तविक है। अगर कोई कहे ना यार तेरा प्रतिबिंब ना यहाँ बन रहा है, यहाँ, यार दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनना मतलब है ही नहीं वहां, तो सिर्फ तुम मान रहे हो, तो ये कैसा होगा, आभासी होगा। अब तुम ये मत कहना यार भैया तुम इधर खड़े हो दर्पण के और प्रतिबिंब दर्पण के उधर बन रहा है, ऐसा कहोगे, ऐसा नहीं है। देखो यार ये दर्पण है, मैं यहां खड़ा हूं, प्रतिबिंब दर्पण में अंदर बन रहा है, ये रियल इमेज है, मतलब है तो मेरी ही साइड। अब मैं कहूं दर्पण के दूसरी साइड, तो दर्पण के दूसरी साइड का मतलब ये जगह है, ये क्या यहां इमेज बन रही है, नहीं, इसको कहोगे वर्चुअल इमेज, इसको कहोगे आभासी प्रतिबिंब। तो जरा एक बात बताओ कि हाँ जी आप समझ गए हैं भाई। थैंक यू, बहुत बहुत सारा आभार है यार। मतलब मैं क्या बताऊं, आपके कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे हैं, कृतिका हैं, सब गुप्ता हैं, और रोहित भाई हैं, हेमंत भाई हैं, थैंक यू। और मतलब मैं ना बस आपसे इतना एक वादा कर सकता हूँ कि इस बैच के बाद मैं ना आप सभी को किसी एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जो इस बैच से कवर हो रहे होंगे, रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली रेलवे, एसएससी के भी हो जाएंगे, एक एग्जाम को छोड़ के AWO TPO को बाकी सारे हो जाएंगे। तो बस आप सभी के जो वर्ड्स हैं, मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनसे फील होती है, एक बड़ी अच्छी ऊर्जा महसूस होती है, और साथ ही मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा ना हो अभी तक के सारे टॉपिक इन्हें समझ आए हों और बाकी टॉपिक इन्हें समझ ना आए,
तो कहीं ये कहें कि यार शुरू शुरू में अच्छा पढ़ा दिया, फिर बेकार पढ़ा रहे हो, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन मैं हमेशा आपसे वादा करता हूँ कि आप सभी को फिजिक्स इसके बाद में यहाँ याद हो जाएगी सारी की सारी, और जो मुश्किल टॉपिक होंगे वो जरूर याद होंगे। मैंने मुश्किल टॉपिकों को सबसे ज़्यादा आसान बनाने पे जोर दिया है, बड़ी आसान भाषा में। थैंक यू भाई, बहुत सारा आभार, सच में हाथ जोड़कर थैंक यू। बस मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी का जो विश्वास है मैं हमेशा इसे बनाए रखूं। बताओ दोस्तों, ये सभी को याद हो गया? हाँ, कार हो चाहे बाइक हो, सब में ड्राइवर के साइड में यही लगता है। तो अब मुझे क्या याद रखना है? पहली चीज तो मुझे ये याद रखनी है कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी, वर्चुअल। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ये याद रखना है। और वो हमेशा छोटा बनता है। बस एक केस ऐसा आएगा कि जब वस्तु इनफाइनाइट पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और ये बहुत छोटा हो जाएगा। बाकी सभी के लिए स्थितियां क्या कहोगे? बाकी सभी के लिए कहोगे दर्पण के पीछे, ठीक है। बस इनफाइनाइट के लिए पोजीशन फिक्स हो जाएगी कि फोकस है, बाकी सभी में क्या कहोगे? पीछे। ये ना कहना इसका फोकस तो यहाँ है, फिर यहाँ क्यों बता रहे हो? फोकस दोनों जगह है। ये रियल फोकस है, वर्चुअल फोकस है, ये वास्तविक फोकस है, आभासी फोकस है, ठीक है। अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आपको इससे बनने वाले एक बार सवाल करा दूं। वैसे मैंने सवाल जो है सबके टाइप करा लिए थे, उत्तल और अवतल के, और अब मैं अवतल वाले हटा देता हूं और मैं उत्तल उत्तल वाले कर लेता हूं। और मैं आपको पीडीएफ में भी ना केवल अब उत्तल वाले ही दूंगा, आप निश्चिंत रहो। सॉरी, मैं पहले इन्हें हटाना भूल गया, मैंने दोनों एक साथ टाइप करवा लिए थे, ये सारे अवतल दर्पण के लिए थे ना। ये रहा। बताओ, ये आरआरबी ग्रुप डी 30 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 2 का सवाल है। जो क्वेश्चन कराते हैं वो पीडीएफ में नहीं आते हैं, ऐसा है तो पक्का मैं जरूर बोलता हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग इसका उत्तर बताइए। बताओ भाई। एक साथी ने पूछा है कि सर ट्रेन में जो है कौन सा मिरर लगाते हैं? ट्रेन में ट्रेन में देखना होता है कि पीछे कौन सी ट्रेन आ रही है कि मुझे कहाँ साइड देनी है, कहाँ बचाना है। अब तुम कैसन कैसन बात करते हो भाई। ट्रेन में लगा होता है समतल दर्पण, का है ड्राइवर अपना चेहरा देखेगा बस, और कुछ नहीं। तो सभी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। एक साथी कह रहे हैं सर लिख कर पढ़ाओ। अरे भैया यार, क्वेश्चंस तो क्वेश्चन लिखूंगा क्या मैं? क्यों भाई? और मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ भैया? अब तो सारा सब कुछ लिख ही रहा हूँ यार, एक भी चीज डेफिनेशन तक नहीं लिख ला रहा। अब क्वेश्चन तो यार कम से कम लिखे रहने दो, या क्वेश्चन भी यहाँ के मैं लिखूंगा। कैसन कैसन बात करते हो यार तुम। मतलब बस उसने क्या देखा है कि अच्छा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे कोई डाउट ही ना हो क्लास में, तो मैं क्या करता हूँ यही बात बोल देता हूँ यार। उसने देखा होगा टेलीग्राम में हावुल्लड़ सा चल रहा है यार, बच्चे कह रहे हैं लिख के पढ़ाओ लिख के पढ़ाओ, मैं भी यही बोल देता हूँ मास्टर जी यार लिख के पढ़ाओ यार, तो लगे खुद को कि हाँ मैंने कोई डाउट पूछा है। और यार कैसी कैसी बात करते हो। चलो, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? देखो, पहली चीज तो कि ऑप्शनों को काटते चले जाओ। ये कह रहा है समान आकार का, भैया समान आकार का प्रतिबिंब ये कभी नहीं बना सकता, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अच्छा, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब, आभासी सीधा छोटा, चलो इसको होल्ड कर लेते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच में, चलो इसको होल्ड कर लेते हैं। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब, वास्तविक तो कभी नहीं बना सकता। अब ये क्या कह रहा है? आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब, लेकिन कहाँ? फोकस पर। और ये कह रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में। अब देखो, अब बात ये है, ये तो चलो ठीक है, आभासी सीधा और छोटा बनेगा, लेकिन ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा या फोकस पे बनेगा? अब देखो, ध्रुव और फोकस के बीच में और फोकस का अंतर क्या है भाई? ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि यार तुम ना वस्तु को चाहे जहां रख दो,
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनेगा। यानी कि इसकी जो पांचों स्थितियां होती है ना उनमें से तुम वस्तु को कहीं भी रख दो। मान लो 1 2 3 4 और 5। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं, ठीक है। 1 2, अच्छा एक यहाँ आएगी, 3 4 5। इन पांचों के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ 1 2 3 4 5। अच्छा, जब छठी स्थिति वो कहेगा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए इमेज यहाँ बनेगी। अगर उसको चाहिए कि फोकस पर इमेज बनानी है, अगर वो चाहता है उत्तल दर्पण में फोकस पर प्रतिबिंब बनाना है, तो भाई उसको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? अनंत पर। उसको सवाल में देना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन में देना पड़ेगा इनफाइनाइट। बाकी हर जगह के लिए कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। तो अब मुझे बताओ तुम इसको क्या कंसीडर करोगे? क्या तुम ये मान लोगे खुद से ही कि वस्तु अनंत पर रखी है? अरे उसने कहा उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है। अब मैं क्यों मान लूं अनंत पर रखी है? अनंत के सामने तो, अनंत के लिए तो वो देगा ना। तो मैं ये मानूंगा कि भाई वस्तु कहीं भी रखी है, फिर तो अनंत पर नहीं रखी है, अनंत के लिए तो देगा वो। तो आप कहोगे कि ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो एक ही सवाल में हिल जाओगे भाई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखो। आ जाओ, अगला सवाल है उत्तल दर्पण का ही है, और सवाल कह रहा है यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, देखो ये कह रहा है वस्तु वास्तविक है। यार वस्तु तो हमेशा ही वास्तविक होती है। वस्तु के वास्तविक होने का मतलब क्या है? यार मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं, मैं एक वस्तु हूं, मैं वास्तव में हूं कि नहीं हूं? वस्तु तो हमेशा वास्तविक होगी, वस्तु तो हमेशा रियल होगी। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि भैया कथन गलत ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। ये कभी भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बना सकता, और जो गलत है वही उत्तर है, और ग्रुप डी में 30 अक्टूबर 2018 में आया हुआ है। चलो थैंक यू भाई, सभी का थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और उत्तल दर्पण का एक और सवाल करो। ये रहा उत्तल दर्पण का सवाल, बताओ क्या उत्तर होगा। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, अब सुनो, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। रुकना, गलत मत करना। यह कह रहा है कि उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है। देखो भाई, अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच, ये दर्पण का ध्रुव है और ये अनंत है। ये अनंत पर नहीं कह रहा है, ये कह रहा है इसके बीच में कहीं भी रखता हूं मैं। और हम तो ये जानते हैं यार, इसके बीच में ना तुम भाई कहीं भी रख लो, इमेज वास्तविक तो बनेगी नहीं, रियल तो बनेगी नहीं, और ना ये बड़ी बन सकती है। आप कहोगे ये आभासी रहेगी और छोटी रहेगी, ये वर्चुअल रहेगी और ये स्मॉल रहेगी। तो फटाफट से थम्स अप करो। हाँ जी, क्लियर है। बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन हो गया सी। अगला सवाल देखो, ये रहा। अच्छा, ये तो अवतल दर्पण का था, कर लिया। अच्छा, अब ये लेंस के आ गए। हाँ हाँ हाँ, मैंने ना सारे सवाल एक साथ टाइप करा लिए थे, उनमें से जो भी आएगा उनको हम पढ़ते रहेंगे। अभी देखो रिसेंट का सवाल है, ALP CBT 1 का 25 नवंबर 2024। ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है, हालांकि ये मैंने करा दिया, तो परावर्तित प्रकाश कैसा होता है ये मैंने आपको करवा दिया था। तो आप कहोगे उत्तल दर्पण में पहली बात तो जो परावर्तित प्रकाश है वो कन्वर्ज नहीं होता, वो डाइवर्ज होता है। ठीक है, चलो ये तो मैंने करवा दिया, इसको तो छोड़ देते हैं। इमेज वाला देख लो, कोई नहीं है, और कोई नहीं है इमेज वाला। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए दोस्त, ये सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, जो भी क्वेश्चंस उसके रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब मुझे बता दो कि ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। फटाफट बताइए। कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अवतल दर्पण में कहीं भी कोई वस्तु रख दे,
उत्तल दर्पण में कहीं भी कोई वस्तु रख दे और मैं उसका बड़े अच्छे से उत्तर कर दूंगा। अब पता है सवाल कैसा देगा वो, चलो एक सवाल मेरी तरफ से जो किसी कमीशन ने नहीं पूछा, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा और मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हो जाएगी और मैं उसका गुस्सा तुम पर निकालूंगा, तो मैं क्वेश्चन कैसा बनाऊंगा। मतलब हम कहते हैं ना कई बार कि यार क्वेश्चन मुश्किल आ गया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर एग्जामिनर की बीवी से लड़ाई हुई थी तब उसने वो सवाल बनाया। तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा कि बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, कि कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। मैं मुश्किल प्रश्न नहीं बनाऊंगा, मैं ये सोचूंगा भाई, मैं ये उम्मीद करूंगा कि बच्चा ना गहराई से पढ़ के आया हो, बस अच्छे से पढ़ के आया हो। कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? विच मिरर कैन मेक वर्चुअल इमेज। ठीक है, और मैं उसमें रखूंगा, पहला ऑप्शन दूंगा, ये है उत्तल दर्पण। दर्पणों की बात है ना, ठीक है, तो मैं उत्तल ही लिख देता हूं, बस दर्पण लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड है अवतल यानी कि कॉनकेव। तीसरा है समतल यानी कि प्लेन। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। नोटा का मतलब होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अरे ये ऑप्शन नहीं है बहुत सारे लोग इसी को उत्तर करने लग गए। अरे महाराज ये उत्तर नहीं है, ऑप्शन हमेशा ए बी सी डी होते हैं। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ए बी सी डी ऑप्शन है। और ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब बताओ, ये है ऑप्शन, ये है ऑप्शन ए बी और सी और डी। और पता है, मुझे पता है कि इस उत्तर को ना वो करेगा, खैर जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा है उसकी तो बात ही छोड़ दो, जिसने बहुत गहराई में पढ़ा है ना, उसको भी अगर बहुत अच्छे से सोच रहा है वो तो ही कर पाएगा वो। यार देखो, मैंने कहा कि कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना सकता है, मैंने कहा कौन बना सकता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता? शुरू से शुरू करते हैं, तो समतल दर्पण बनाता है यार। उत्तल दर्पण तो हमेशा ही आभासी बना सकता है। अच्छा अवतल पे आ जाओ, मैं कह रहा हूं बना सकता है, कैन मेक। क्या अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना नहीं सकता? यार क्यों नहीं बना सकता? सबसे पहले केस में आभासी प्रतिबिंब तो बन रहा था, तुम फोकस के सामने वस्तु को रख दो, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। बोलो यस और नो। तुम फोकस के सामने वस्तु रख दो, काहे नहीं बनेगा यार? आभासी बना तो सकता है ना। ये देखो, वो दोनों बना सकता है यार, वो वास्तविक भी बना सकता है, आभासी भी, रियल भी, वर्चुअल भी। बस वो ये पूछ रहा है बना सकता है कि नहीं। यार सकता है, बस शर्त ये है कि भाई तुम फोकस से आगे रखना, तो उसमें कहां मना कर रहा है वो फोकस के आगे नहीं रखूंगा। वो तो बस ये पूछ रहा है बना सकता है या नहीं। तो भैया इसके दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन होगा बी। अब आई बात आपको समझ में? सारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन देखो फिर भी एग्जामिनर कैसे तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है। इन चीजों को बस थोड़ा सा ध्यान देना यार। अरे आभासी तो हर एक बना सकता है। अब देखो, मैं बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करूंगा और देखना ऑप्शन कैसे चेंज हो जाएंगे। मैं इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी मुझे जगह चाहिएगी। अब देखना, मैं हल्की सी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं इसी की, कि कौन सा दर्पण, मैं लिख रहा हूं इसमें, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मैं ये लिखना चाहता हूं, कौन सा दर्पण हमेशा, कौन सा दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। और मैं ये हटा देता हूं। अब मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, और ऑप्शंस मेरे पास ये हैं। वही क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं फर्स्ट एंड
थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या सेकंड एंड थर्ड। अब बताओ, अब थोड़ा सा ध्यान से, अब ये कहता है हमेशा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि तुम ना भाई वस्तु को कहीं भी रख दो, दर्पण के सामने ना तुम वस्तु को कहीं भी रख दो, तो हमेशा वर्चुअल कौन बनाएगा, हमेशा आभासी कौन बनाएगा? देखो भाई, पहली चीज तो समतल दर्पण को उठाओ, भैया समतल हमेशा ही आभासी बनाता है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। उसके अलावा अगर आप कॉन्वेक्स को देखोगे, ये भी हमेशा बनाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक भी बना सकता है और आभासी भी बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की वस्तु कहाँ रखी हुई है। तो आ रही है आपको बात समझ में? तो भाई आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो दर्पण है ये उत्तल और समतल का ही काम हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड, आप कहोगे फर्स्ट एंड थर्ड। द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी ए। बोलो, आई बात समझ में? द राइट आंसर ऑप्शन वुड बी ए। चलिए, तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब बताओ, अब क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन वही रहेंगे, बस सवाल की ना लैंग्वेज चेंज कर देगा वो। अगर ये तो तब की बात बता रहा हूं मैं आपको जब बहुत गहरे सवाल बनाए जाएं, कोई मेरे जैसा एग्जामिनर बैठ जाए। अब ये कोई मुश्किल तो नहीं है, बस यार मैं तो ये जांचना चाह रहा हूँ कि भाई बच्चे को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और एक बात बताऊँ, अगर तुम सच में ऐसे सवालों के उत्तर कर पा रहे हो ना, तो मतलब इससे गहरा कुछ नहीं बचता है। तुम एकदम फिजिक्स की तली में हो, तुम इतना गहरे आ चुके हो, बिल्कुल तली में हो। ठीक है भाई, चलिए, तो भैया ये बात मुझे समझ में आ जाती है। अब साथी यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि अवतल और उत्तल दर्पण से इमेज कैसे बनती है। अगला मुद्दा आता है कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं। वो जो हेडिंग हमने डाली थी ना, प्रतिबिंब बनने के नियम, वो खत्म हो चुकी है और अब हम पढ़ेंगे इनके उपयोग। गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं ना हम, तो हेडिंग भी ऐसे ही डालेंगे कि गोलीय दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण के उपयोग, यानी कि यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखो, स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर थे भाई? पहला अपना उत्तु भाई है, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स, अच्छा एक बात बताओ कि किसी भी चीज का उपयोग कैसे किया जाता है? सर समतल मिरर तो रियल इमेज बनाता है सर। सर समतल दर्पण जो है ना सर, वो रियल इमेज बनाता है सर। भैया कैसे कैसे बनाता है? क्या भैया तुम्हें धर्मेंद्र मास्टर जी ने पढ़ाया था? यार ये तो याद नहीं है। क्या भैया मैंने तुम्हें जब प्रतिबिंब से बनने वाले गुण पढ़ाए थे तो मैंने उनमें लिखवाया था रियल इमेज बनाता है? यार भैया ये भी याद नहीं है। भैया नोट्स तो खोलो रे, मैंने लिखवाया है भैया। समतल दर्पण जो है, प्लेन मिरर जो है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तुम्हें वो क्यों बताना है जो मैंने नहीं सिखाया है, या मैंने जो सिखाया है उसका उल्टा? किसने सिखाया तुम्हें ये बात? भैया मैंने तो नहीं सिखाई है। भैया ऐसा बस लगता है यार। सुनो, जो तुम्हें लगता है ना उसको तो पहले एक साइड रखा करो। पेपर में जब ऑप्शन आते हैं ना, पेपर में जब ऑप्शन आते हैं तो सबसे बड़ी गड़बड़ तुम यही करते हो कि जो तुम्हें लगता है वो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? बताओ। उत्तल और समतल हमेशा बना सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड, है ना? और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, अब आता है यूज ऑफ द स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के उपयोग। देखो गोलीय दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या होते हैं। अरे वो क्वेश्चन करवा दिया था भाई, एक बार जाके देखो, पुराना नोट्स तो पढ़ो यार, पढ़ते ही नहीं हो। देखिए उत्तर मैं ये कह रहा था कि किसी भी चीज के जो उपयोग होते हैं ना दोस्त, वो उसके गुणों के आधार पर होते हैं। जैसे अब मैं एक ना एग्जांपल लेता हूँ, इसमें ये मत सोचना कोई नौकरी छोटी या बड़ी होती है, बस समझाने के लिए है। मान लो तुमने एक इंस्टीट्यूट खोला और तुम्हें वहाँ पर दो लोगों की ज़रूरत है, एक मैनेजर की ज़रूरत है और एक गार्ड की ज़रूरत है। एक आदमी 10वीं पढ़ा हुआ है, एक आदमी ग्रेजुएशन है, तो तुम किसको क्या काम दोगे? या मान लो एक आदमी पढ़ा हुआ भी नहीं है और एक आदमी ग्रेजुएशन है, तो डेफिनेटली तुम ग्रेजुएट आदमी को मैनेजर बनाओगे और जो पढ़ा हुआ नहीं है उसको कहोगे कि भैया तुम
आप भाई जो है इसकी सुरक्षा करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं उसके गुणों के आधार पर, है ना। अब उत्तल दर्पण का गुण क्या है? उत्तल दर्पण की एक सबसे अच्छी बात है कि वो ना हमेशा एक तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा, हमेशा सीधा। यानी कि इसीलिए तो हम उसका उपयोग वाहनों में कर रहे हैं, क्योंकि वाहनों में मैं अगर मैंने मान लो वाहनों में अवतल दर्पण लगा दिया, कॉनकेव लगा दिया, तो क्या होगा? ट्रक दूर है तो छोटा दिखेगा, जैसे जैसे नजदीक आएगा बड़ा दिखेगा, उल्टा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो तुम गड़बड़ झाला हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा यार ट्रक है कहाँ, और दे मारोगे भड्डे से। तो हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का, कि चाहे चाहे गाड़ी कहीं भी हो, कोई गाड़ी, वो आपको छोटी दिखाई देगी, नजदीक हो दूर हो छोटी ही दिखाई देगी। तो सबसे बड़ा इस्तेमाल उत्तल दर्पण का पेपर में जो आपसे पूछता है ना, वो यही पूछता है कि भाई कहाँ इस्तेमाल करते हो, तो तुम कहोगे भैया जी हम इसका इस्तेमाल करते हैं वाहनों में, यानी कि इन व्हीकल्स। हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वाहनों में करते हैं। ये सबसे बड़ा इस्तेमाल है। अच्छा, एक आधा और इस्तेमाल इसके होते हैं। कहाँ होते हैं? देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अच्छा, ये सर का थंबनेल खुल गया, कोई बात नहीं। अरे भैया ये देखो न्यूज़ है यार, ऐसा मत समझना कि मेरा कुछ पर्सनल है ना, ये न्यूज़ खुली हुई है। आजकल पता नहीं किस किस चीज़ की काट काट के ना बच्चे वीडियो बना देते हैं। चलो भाई, तो हम सर्च करते हैं कन्वेक्स मिरर इन मॉल, इन शॉपिंग मॉल फॉर सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी। तो ये हो गया। अब देखो ये एक मिरर है, ये सारे मिरर आप देख रहे होंगे। अब इनका इस्तेमाल क्यों हो रहा है? देखो पहली चीज हम इनका इस्तेमाल करते हैं कि ये ना एक बहुत बड़ा एंगल कवर करता है। आप खुद देखो ना, इसकी शेप ऐसी है, इसकी शेप जो है वो ऐसी है, तो ये ज्यादा दिखाएगा हमें। और कॉन्वेक्स जो है वो ऐसा है, वो दबा हुआ है, तो वो थोड़ा दिखाता है, तो ये हमें ना ज्यादा दिखाता है। तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दूंगा और यहाँ बैठ जाऊंगा कुर्सी डाल के। ये मेरी दुकान है, आराम से मुझे पता लगता रहेगा कौन ग्राहक यहाँ क्या कर रहा है। उसके अलावा भी इसका उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक मोड़ है, ठीक है। अरे थोड़ा सा बड़ा हो जा भाई, नहीं हो रहा है, यहाँ से बड़ा होगा, ठीक है। देखो जैसे ये एक मोड़ है, ठीक। अब मान के चलिए कि एक ऐसा मोड़ है, ये मानो ऐसे ऐसे करके एक मोड़ है, ऐसे बिल्कुल यू शेप का मोड़, ठीक है। और यहां से एक गाड़ी आ रही है। अब अगर मान लो दो गाड़ी ऐसे आ रही हैं तो वो ढब ठुक जाएंगी, हाँ उनको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मैंने यहां पे एक दर्पण लगा दिया, यहां पे, ठीक है, समझो यहां पे। अब ये दर्पण पूरे हिस्से को कवर कर रहा है, इधर वाली सड़क को भी, इधर वाली सड़क को भी, दोनों को कवर कर रहा है। तो होगा क्या कि जब एक वाहन आएगा ना तो उसको यहां का वाहन दिख जाएगा और यहां वाले वाहन को इस दर्पण में यहां का वाहन दिख जाएगा। तो इसको मोड़ पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये वाइड एंगल कवर करता है, ठीक है। तो आप कहां कहां बताओगे इसका इस्तेमाल? आप बताओगे, एक सेकंड रुको, हाँ, वाहनों में हो गया। उसके अलावा शॉपिंग मॉल, ये कई बार एक बहुत कम पूछा जाता है बट पूछ लेते हैं। शॉपिंग मॉल हो गया, या रोड हो गया, सड़कों पर हो गया। किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, ये सुरक्षा की दृष्टि से इस्तेमाल होते हैं। बस उत्तल दर्पण के यही इस्तेमाल है, कॉनकेव मिरर के यही इस्तेमाल है। बाकी सारे इस्तेमाल किसके हैं पता है? बाकी सारे के सारे इस्तेमाल अवतल दर्पण के हैं। तो ट्रिक के साथ ऐसे ही याद रखो आप ना, बस इनके इस्तेमाल याद रख लो। बाकी याद रखो कि भैया सारे इस्तेमाल जो है ना वो अवतल दर्पण के हैं, यानी कि सारे इस्तेमाल किसके हैं? कॉनकेव मिरर के हैं। और क्या क्या इस्तेमाल है कॉनकेव मिरर के? सबसे पहला इस्तेमाल, एक बड़ा गजब का इस्तेमाल। अच्छा, कॉनकेव के तो ना भी याद करो ना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे याद रखो कि ये दो इस्तेमाल जो हैं कॉन्वेक्स के हैं, उत्तल के हैं, बाकी सब अवतल के हैं, बाकी सब जो है कॉनकेव मिरर के हैं। अब क्या इस्तेमाल है? सबसे बड़ा इस्तेमाल देखो, पहला इस्तेमाल है ब्यूटी पार्लर में। भैया ब्यूटी पार्लर में किस लिए? भाई एक बात बताओ कि दीदी गई हैं बिल्कुल आईब्रो ऐसे ऐसे बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट कराने, अगर थोड़ा बहुत वक्र की शेप गड़बड़ हो गई तो यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो पार्लर वाली दीदी होती हैं उन्होंने लगाया कॉनकेव मिरर। किस लिए लगाया? ताकि आईब्रो जो है ना वो बड़ी दिख सके। अब बड़ी कैसे दिखेगी? वो उनकी कुर्सी को ना दर्पण के फोकस से आगे रख देती हैं, और फोकस से आगे रख देती, या फोकस से पीछे भी रख लो, मतलब सी से आगे रखना है तुम्हें। दीदी क्या करती हैं पार्लर वाली दीदी कि चेयर को सी से आगे रखती हैं,
ये मिरर लगा है सामने, शीशे आगे रखेंगी ताकि प्रतिबिंब बड़ा बने, और बड़ा दिखेगा तो बढ़िया सेट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा अब तुम कहोगे यार, जैसे बहुत सारी दीदी कहेंगी, यार नहीं भैया यार हम तो गए थे, हमारे वाले पार्लर में तो नहीं था ये सिस्टम। जहाँ 20-30 रुपए में आईब्रो सेट होती है वहाँ नहीं होता है ये होता है महंगे महंगे पार्लरों में। अब 20-30 रुपए में अगर आईब्रो सही करवा रहे हो तो वहाँ काहे वो कौन के मिरर लगाएंगे, वो तो महंगा आता है ना। अच्छा, अब भैया लोगों को कहाँ होता है, भैया लोगों को होता है जिम में। क्यों? ताकि बॉडी जब देखो उसके सामने जाके तो बड़ी बने। अच्छा यार, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम बॉडी बहुत किलोमीटर पीछे से देखोगे, आप नज़दीक जाके बॉडी देखोगे, पतली बॉडी भी मोटी लगती है। तुम कहोगे यार भैया हमारे वाले जिम में तो नहीं दिखती है यार, हमारे वाले जिम में तो जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। अबे फिर कह रहा हूँ वो 500 रुपये के जिम में नहीं दिखती है, वो मेरा भी जिम वही था, मैं भी ऐसे ही बैकग्राउंड से निकला हूँ। मेरे 500 वाले जिम में जहाँ हम जिम करते थे वहाँ तो मशीनों पे ही नंबर आ जाए। आधा आधा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, 500 वाले जिम में, मैंने भी ऐसे ही जिम से जिम की है, तो वहाँ क्या देखना होता है कि टाइम ऐसा देखना होता है जब भीड़ कम हो, है ना। तो हमारे वाले जिमों में नहीं होता है, हमारे वाले में तो प्लेन ही मिरर लगे होते हैं। अच्छा तीसरी चीज़, नाई की दुकान पर भी लगा होता है। अब तुम कहोगे यार भैया हमारे वाले के यहाँ तो बिल्कुल प्लेन मिरर है, फिर वही बात है, जहाँ 30 रुपये में शेविंग कटिंग सब हो जाए, हद से हद 50 में, वहाँ नहीं लगा होता है। ये सब खम खा वाले चोचले होते हैं महंगे लोगों के, जिनको 500-700 रुपये बस खम खा दे के आने होते हैं वहाँ। तो पढ़ोगे आप इसको कि पार्लर में भी होता है, सैलून में भी होता है, जिम में भी होता है, लेकिन हमारे तुम्हारे वाले में नहीं होता है। ठीक है, चलो खैर वो सब महंगे लोगों की बात है, छोड़ो उसको। तो आप लिखोगे कि भाई पार्लर में भी होता है, पार्लर, भाई बुरा ना मान जाए तो मैंने सैलून भी लिख दिया और मैंने जिम भी लिख दिया। ठीक है, अगला मुद्दा आता है कि कॉनकेव मिरर का और कहाँ इस्तेमाल होता है। तो जब आप दांत देखने आने जाओगे ना डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब यहाँ बांधेंगे एक लैंप, एक मिरर लेंगे, और उस लैंप की रोशनी को, लैंप का मतलब टॉर्च, टॉर्च की रोशनी को आपके दांत पे फोकस करेंगे। तो वो मिरर ना फोकस कर सकता है ज़्यादा रोशनी को, ताकि आपका दांत चमकीला दिखाई दे। तो जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जो डॉक्टर साहब होते हैं, तो कई बार वो डेंटिस्ट बोल देता है, दंत चिकित्सक या डॉक्टर भी बोल देता है, दोनों एक ही बात है। दंत चिकित्सक कहो या आप कहो डॉक्टर, दोनों एक ही बात है। अच्छा एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। एक बच्चा ना ये रट लेता है, भैया व्हीकल में उत्तल दर्पण, अरे नहीं बे, वाहनों में ऐसे रटो पूरा कि वाहनों में कहाँ होता है, साइड मिरर के रूप में, यानी कि पश्च दर्पण के रूप में। अब तुम कहोगे क्यों, क्या वाहनों में पश्च दर्पण के अलावा भी और कहीं दर्पण होता है? देखो हाँ होता है, कहाँ होता है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ यहाँ। कॉनकेव, कॉनकेव शेप हेड लाइट, इसमें आ जाएगा। देखो आपने कभी ना वाहनों के हेडलाइट को देखा हो, जैसे ये सबसे अच्छा उदाहरण है, देखो ये है ना सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये जो देखो ये जो सामने लगा होता है ये तो होता है लेंस, भाई ये तो लेंस है, इसमें से तो रोशनी आर पार निकल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं जो ये पीछे लगा हुआ है, ये पीछे सिल्वर कलर का जो लगा होता है, इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप ऐसी ही तो होती है भाई, ये गोल गोल है ना। अब ये अच्छा मैंने कुछ, हाँ ठीक है, इसकी शेप कैसी है, सही बात है, कहाँ गया भाई वो बनाने वाला हमारा, है नहीं, हाँ है। इसकी शेप कैसी है, शेप को देखो, ये इस तरह की शेप है, ये जो पीछे की शेप है सिल्वर कलर की, है ना। और इससे लाइट कहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है ऐसे। अच्छा लाइट कहाँ टकराती है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहली चीज है कि वाहनों की हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि देखो वाहनों में दोनों तरह का दर्पण इस्तेमाल हो रहा है, वाहनों में दोनों तरह का मिरर इस्तेमाल होता है। पहला उत्तल दर्पण कहाँ होता है, साइड मिरर में, और हेडलाइट में कॉनकेव होता है, अवतल होता है। अब तुम कहोगे कि भैया जी अवतल कैसे है, ये कॉनकेव कैसे है। तो देखो कॉनकेव ऐसे है, क्यों लगाते हैं हम कॉनकेव, देखो यहाँ है हेडलाइट, ठीक है, और ये है यहाँ का लेंस। होता क्या है कि यहाँ से रोशनी बाहर निकलनी होती है, लेकिन कुछ रोशनी ऐसी भी होती है जो इससे टकरा के वापस चली जाती है। मान लो इससे टकरा के ऐसे चले गए ऐसे, तो ये क्या करता है, इस रोशनी को जो भी इस पर पड़ेगी फिर से वापस कंसंट्रेट कर देगा, और ये रोशनी इसके साथ मिलकर निकल जाती है, यानी कि ये हानि होने से बचाता है, ये लॉस होने से बचाता है। तो आप याद रखोगे कि मिरर वाहनों में
दोनों तरह के दर्पण इस्तेमाल होते हैं। हेडलाइट में कॉनकेव अवतल और साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स। आपसे इतनी कहानी नहीं पूछेगा कि क्यों लगा होता है, कैसे लगा होता है, कुछ नहीं। आपसे सिर्फ इतना सा पूछेगा कि बताओ भाई, वाहनों के हेडलाइट में जो व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो तुम कहोगे वो होता है कॉनकेव यानी कि अवतल, यानी कि वाहनों की हेडलाइट में। ठीक है भाई, चलो। तो मुझे लगता है कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दर्पणों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मिरर का कहाँ होता है और कैसे हमें इन्हें ट्रिक से याद रखना है। अब देखो साथी, आज तक ना हमने इनका थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया, जहां से सीधा थ्योरी से सवाल आता है, सही है, जहां से डायरेक्टली थ्योरी से सवाल आता है। अब कल से हम शुरू करेंगे जहां से न्यूमेरिकल सवाल आता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अब तक जितना मैंने उत्तल और अवतल के बारे में आपको पढ़ाया है ना, जितना मैंने अब तक आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ाया है, उतना प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज करके आना। क्या कहते हैं मनीषा सर, यू आर वेरी लॉयल्टी नेचर एंड बिहेवियर, यू आर द बेस्ट। थैंक यू, बहुत सारा आभार भाई। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप टेलीग्राम में पूछ लिया करिए। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप इसको ध्यान से सुन लेते हैं ना तो कोई डाउट बचता ही नहीं है। चलो भाई, कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।